नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और एक और खिलाड़ी भी साथ में। खिलाड़ी जो है वो केएल राहुल है। क्यों साथ में? क्योंकि उनको लेकर माहौल थोड़ा गर्मा रहा है। क्यों? क्योंकि रन्स नहीं कर पाए। तब रन्स नहीं कर पाए जब उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। और बेंगलुरु टेस्ट जो अब भारतीय टीम गंवा चुकी है वो तो हाथ से में वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो बाकी 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं वहां पर क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या पॉजिटिव अप्रोच में किस तरह से वहां पर कुछ और अच्छा करना चाहिए, इसमें एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है। सोशल मीडिया में हालांकि लोग बहुत अपनी नाराजगी थोड़ा ज्यादा दिखती भी है, लेकिन जो दिख रही है वो यही कि केएल राहुल जो है वो हार की अगर आप वजहें तलाशेंगे तो एक बहुत बड़ी वजह है। भारतीय टीम जब दूसरी पारी में ठीक ठाक स्कोर करके अपर हैंड उसका हो गया था, उसको और मजबूत करने की बजाय वो आउट हुए। और बवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से वो आउट हुए। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केएल राहुल को लेकर जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्मा गया है। सोशल मीडिया में लोगों ने नाराजगी जताई है। बेंगलुरु टेस्ट की हार का जिम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है। बेंगलुरु की दोनों पारियों में उनका बल्ला नहीं चला। पहली पारी में तो किसी ने इसलिए सवाल नहीं किए क्योंकि वहां तो किसी का बल्ला नहीं चला, लेकिन दूसरी पारी में जहां पर एक खिलाड़ी 150 रन बनाता है, दूसरा खिलाड़ी 90 से ज्यादा रन बनाता है, और उसके बाद केएल राहुल जो प्रॉपर बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं, जिनको टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन माना जाता है, वो जिस तरीके से आउट हो जाते हैं उसको लेकर ये माहौल, ये नाराजगी बनी हुई है। आयुष, 2 चीजें होती हैं। एक, आपके क्रीज पर रहते हुए एक ऐसी बॉल आ गई अनप्लेएबल, आप आउट हो गए। ऐसा सबके साथ होता है। आप दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को ले लीजिए, अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में सुनील गावस्कर से लेके और सचिन तेंदुलकर तक, एक बड़ा शानदार बॉल आया, आप नहीं बच पाए। लेकिन एक दूसरा आउट होने का तरीका भी होता है कि एक बहुत ही औसत सा बॉल था जिसको आपने गलत शॉट खेला, और गलत शॉट आप खेलकर आउट हो जाएं जब भारतीय टीम मुश्किल में ना हो, कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है यार चलो, आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर इनिंग में रन करें। लेकिन केएल राहुल एज अ प्योर बैट्समैन टीम में खेलते हैं और जिस तरह से वो आउट हुए, मतलब नाराजगी सोशल मीडिया में जो है उस पर ना जाए तो भी सवाल तो उठेंगे। सर 2-3 बातें। एक तो 19 तारीख और केएल राहुल का एक अलग ही स्टैट्स चल रहा है। 19 तारीख थी और वहां पे केएल राहुल से अगेन एक्सपेक्टेशन थी कि भारत को संकट से निकालने का, नहीं निकाल पाए, नथिंग न्यू। दूसरी चीज सर, अगर शायद मोहम्मद सिराज या कोई रविचंद्रन अश्विन वहां पे आउट हो जाते तो हम इतना दोष नहीं देते। वो आउट भी हुए, हम उनके बारे में इतनी बात नहीं कर रहे। लेकिन केएल राहुल सर पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, पिछले 3-4 सीरीज से अगर आप देखें, उनको डेजिग्नेटेड ये काम दिया गया है। आपको ये आपके बल्लेबाजी क्रम से छेड़ा नहीं गया। सर टीम आपके बारे में अगर इतना सोच रही है तो आपको प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा, आप पे वो जिम्मेदारी है। मतलब आप सोचिए सर, इस टेस्ट मैच में ही जब हमने देखा कि भाई थोड़े से दिक्कत हुई और शुभमन गिल नहीं खेल रहे, तो हमने क्या, मैच के पहले हम यहीं स्टूडियो में बैठे हुए थे, हमने यही बात की कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केएल राहुल जो कि पहले भी नई बॉल फेस कर चुके हैं और 5th नंबर पे 6th नंबर पे जब उतरते हैं तो भी नई बॉल को ही निगेट करते नजर आते हैं। वो ओपनिंग भी कर चुके हैं, उनको वन डाउन उतारा जा सकता है और वो नई बॉल बड़े आराम से फेस कर लेंगे। लेकिन टीम आपके बारे में इतना सोचती है कि भाई केएल राहुल हमारे लिए नंबर 6 पे ये काम करते आ रहे हैं। वो एक प्रॉपर सेटल्ड बल्लेबाज हैं, उस पोजीशन के लिए डेजिग्नेटेड, उनको पता है, उनका यही काम हो चुका है अब कि टेस्ट क्रिकेट में वो कैसे लोअर मिडिल ऑर्डर और उसके बाद टेल के साथ बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ाएं, ये उनका काम है। उस चक्कर में आप क्या करते हैं, टीम का जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है विराट कोहली, उसका बैटिंग ऑर्डर तक आप चेंज कर देते हैं। नंबर 4 की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है। कब आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर नंबर 4 पे उतरते तो उनकी पोजीशन से छेड़छाड़ हुई? नहीं, कोई और ऊपर आ जाता था, तेंदुलकर नहीं आते थे। कब आपने देखा कि राहुल द्रविड़ बहुत ज्यादा उनकी पोजीशन से छेड़छाड़ हुई हो? लेकिन विराट कोहली की पोजीशन को नंबर 3 पे किया गया। विराट कोहली ने मैच के बाद पता चलता है, खुद भी बोला कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम अप फॉर इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नंबर 3 पे भी खेलूंगा। पहले पारी में आउट हुए, बड़ा आलोचना की गई उनकी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दूसरी पारी में उन्होंने 70 रन बनाए, जिस एटीट्यूड के साथ बनाए, वो सर एकदम से समझ में आ गया कि कोई उन पे नंबर का प्रेशर नहीं था कि वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं या 4 पे खेल रहे हैं, वो अपने जोन में आ चुके थे। अगर इतना बड़ा खिलाड़ी आपके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उसकी बैटिंग पोजीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नंबर 6 पे उतरेंगे, आप बल्लेबाजी करेंगे। और बिल्कुल सर, मैं तो कहूंगा इस पूरे हार में 2 बड़े कारण थे। एक तो नो डाउट 46 पे जब आप ऑल आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम कमबैक करती ही नजर आती है। वहां से फिर आपके लिए मुकाबला वापस से जीतना, ड्रॉ तक आप फिर भी सोच सकते हैं, जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उतनी मेहनत कर ही दी गई और 2 बल्लेबाज, 2 युवा प्लेयर 26 और 25 साल के, जो लड़के एक 150 बनाता है, एक 99 तक बनाता है और काफी तेजी से रन बनाते हैं, अगर इतना करके मैच को यहां तक ला देते हैं कि आप 107 रन की लीड तक पहुंच गए, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 50-60 रन की और दरकार थी। और अगर केएल राहुल सर
मैं कहता हूं 12 की जगह 30 रन और जोड़ लीजिए, 42 पे आउट होते ना तो 30 रन जो आप बात कहते हैं कि 30 रन अगर केएल राहुल बनाते तो 30 रन सामने से भी बनते, सामने वाले एंड से 60 रन भी अगर बन जाते, 160s 170s का टारगेट अगर होता तो सर आप देखिए मैच कितना ज्यादा बदल जाता। और ये मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। 2000 के बाद से भारत में 100 से ज्यादा का टारगेट किसी भी फॉरेन टीम ने फोर्थ इनिंग में चेज नहीं किया है। सोचिए सर, हम वो टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को 100 कितने का टारगेट दिया था और 93 पे ऑल आउट कर दिया था, मुंबई टेस्ट मैच सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो उस एरा में अपने टाइम की सबसे बेस्ट जबरदस्त टीम मानी जाती थी, मुरली कार्तिक थे, हरभजन सिंह थे, अगर उस टीम के साथ हम ये कर सकते हैं तो यहां तो न्यूजीलैंड थी जो श्रीलंका से हार के आ रही थी, उनके अंदर ऑलरेडी स्पिन का एक वहम बैठा हुआ था कि भाई एक बार स्पिनर्स ने काम करना शुरू कर दिया तो हम क्या कर जाएंगे हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह ने स्टार्टिंग में वो लीथल अटैक भी शुरू कर दिया, वो माहौल भी बना दिया। अगर यही टारगेट सर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 160-70 तक होता, केएल राहुल 30-40 रन का और योगदान कर देते। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप चौथे दिन 5वें दिन सेंचुरी लगा दीजिए, लेकिन अगर आप इतना भी योगदान कर जाते तो बिल्कुल वहां से मुकाबला हम शायद जीत भी सकते थे। तो मैं क्लियर कट सर एक बात में, एक लाइन में समअप करूंगा कि भाई जीत और हार का अंतर 2 था, एक तो 46 पे ऑल आउट होना और एक केएल राहुल। मैं इस बात को मानता हूं सर बिल्कुल। और जिस तरह से जिस शॉट को खेलकर आउट हुए वो शॉट उनके जब वो खेलकर आउट होंगे तो फिर सवाल यही होगा कि कब तक निराश करेंगे राहुल, क्योंकि वही बात कि आउट होना एक चीज है और एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो जाना दूसरी बात है। और शायद सबसे ज्यादा तकलीफ, वैसे तो टीम हारी तो ड्रेसिंग रूम एक अलग तरह से सोचता है और बहुत यूनिटी है इस ड्रेसिंग रूम में, लेकिन जिस सरफराज खान और जिस ऋषभ पंत ने टीम को उस 300 रन के डिफिसिट से लाकर बराबरी पर खड़ा किया था, फिर वो लीड की तरफ ले गए, उनको लगा होगा कि यार हमारी मेहनत पर ना पानी फिर गया। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी वहां खड़ा होता, जो बात आप कह रहे थे 30 रन बनाता, तो 30 रन नहीं वो 60 रन बनते और तब जो माइंडसेट होता वो अलग होता। चलिए आपको बताते हैं कि सिर्फ इसी टेस्ट मैच को लेकर ये नाराजगी नहीं है। नाराजगी भारतीय फैंस में जो नाराजगी होती है वो बहुत इमीडिएट नहीं होती है। अगर आप देखिए वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछली 10 पारियों से केएल राहुल ने कोई शतक नहीं लगाया है। केएल राहुल मतलब आपको अगर लगे कि यार शतक 10 पारी कुछ नहीं होता, तो 10 पारियों में शतक जब आप प्योर बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ जो 86 रन की उनकी पारी थी, वो पारी उनकी हाईएस्ट है अभी इस साल, यानी 2024 में जो केएल राहुल की परफॉर्मेंस रही है वो एक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो भारतीय टीम ने सीरीज जीती थी उसमें उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था, तेज गति से लगाया था, तब उनकी तारीफ भी हुई थी कि चलो यार जो भारतीय टीम ने सोचा, जिस स्ट्रैटेजी को लेकर भारतीय टीम उतरी, जो रोहित शर्मा ने किया वो खिलाड़ियों ने, बाकी खिलाड़ियों ने भी फॉलो किया। लेकिन 10 मैच में 5 टेस्ट मैच में 234 रन आकर्षित तो नहीं करते, मतलब ये आपको आकर्षित नहीं करते आंकड़े। सर मैं तो कहता हूं विराट कोहली पे लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं, इस साल 2024 में उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला था। एक साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद आके बांग्लादेश के दौरे पे सीधे बल्लेबाजी करने आए थे वो, और बांग्लादेश के 2 मैच की सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए। कितना आलोचना शुरू हो गई, कितनी ज्यादा कि भाई विराट से रन नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ही इज अ डेजिग्नेटेड बैट्समैन। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 4 या 5 पारियों में एटलीस्ट एक पारी में तो रन बना ही देंगे, 2-3 पारी चलिए बैक टू बैक आपकी फ्लॉप आ जाती है, बट लॉ ऑफ एवरेज यही कहता है कि अगर आप एक बेहतर बैट्समैन हैं तो आप रन बनाएंगे। और सर केएल राहुल पे आते हैं, 10 पारियां, एक तो आपने बिल्कुल सही बात कही, आप अगर एक काम के लिए डेजिग्नेटेड आपको खिलाड़ी बनाया गया है, आपको वही रोल दिया गया है और 10 पारियों से रन नहीं आते हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा सर केएल राहुल का पूरा करियर अगर उठा के देखें, हमेशा बात यही रही है, जितने क्लासिकल वो खिलाड़ी हैं, जितना उनके पास पोटेंशियल है, जिस तरीके की बल्लेबाजी वो करते हैं, जिस ऑरा के वो बल्लेबाज है, जब खेलते हैं तो इतने कमाल के लगते हैं कि मतलब उनके सामने विराट कोहली की क्लास फीकी पड़ जाती है। और पूरी दुनिया ने ये बात एक्सेप्ट की कि भाई जो उनका क्लास है वो अगले विराट कोहली बनने का मादा रखते हैं। जस्ट द फैक्ट उनको कंसिस्टेंसी जो है वो लैक करती है उनकी बल्लेबाजी में, वही चाहिए। और उसी पे सर इतने साल से डिबेट हो रही है, लेकिन वही कंसिस्टेंसी है जो केएल राहुल में आ नहीं रही है। इतने साल से लगातार आपको मौके दिए जा रहे हैं, आप चोटिल होकर वापस भी आते हैं, आपको तुरंत टीम में वापस बुलाया जाता है, आप हर जगह, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी रहे हैं भारतीय टीम के, कि आपको कभी ओपनिंग कराई जाती है, कभी आपको बोला जाता है कीपिंग करो तो आप खिलाएंगे आपको, आप वो भी करके दिखाते हो, आप नंबर 5 पे भी बल्लेबाजी करते हो। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो अब सॉर्टेड हो गया था ना मामला, लगभग पिछले कुछ सीरीज से आप कह सकते हैं पिछले साल 1.5 साल से डेजिग्नेटेड नंबर 5-6 के बल्लेबाज वो हो चुके हैं भारतीय टीम और क्या। और अभी आप मतलब सॉरी एक मिनट रोक रहा हूं आपको, लेकिन अभी आपने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात है कि जैसे टीम शीट बन रही है, टीम शीट में आपने पहला नाम लिखा रोहित शर्मा,
और दूसरा नाम लिखा केएल राहुल, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने चीजें बदली, आपने विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर बदल दिया, तब तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। यहां तो कॉमन परसेप्शन ये है कि अगर मैं और आप बैटिंग कर रहे हैं और आपकी गलती से मैं रन आउट हो गया तो आप मेरे हिस्से के रन बनाएंगे, बनाना पड़ेगा आपको। यही क्रिकेट का एक अनसेड रूल है। तो यहां पर तो केएल राहुल के लिए विराट कोहली की जगह बदली गई है, तब वो इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो शायद और आपको भी और मुझे भी इसीलिए ज्यादा सर बार बार हम ये सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि भाई कब तक निराश करेंगे, क्योंकि मौका बहुत मिल चुका है और हर बार यही होता है कि बहुत पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एक आधा पारियां भी ऐसी खेल देंगे। अब देखिए साउथ अफ्रीका में जो सेंचुरी लगाई, क्या क्लास सेंचुरी थी, और वो दिखाती है कि कितना क्लास है इस खिलाड़ी में। और वहां पे अगेन भारतीय टीम के लगातार विकेटें गिर रही थी, लेकिन लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ मिलकर जिस तरीके से रन बनाए कमाल था। लेकिन यहां पे जहां पे आपसे एक्सपेक्टेड था, और अगेन सर वही बात है, दोहरे माइंडसेट में नजर आए, बॉडी लैंग्वेज ही थोड़ी सी डाउन करने वाली नजर आई। बॉल आई, आप उसको नॉर्मल प्लेट कर सकते थे, आप उसको लीव कर सकते थे, डबल माइंड में रह के बल्ला अड़ा भी दिया और ढंग से अड़ाया भी नहीं, उस चक्कर में निक एज लगता है। मतलब ये एक केएल राहुल का सर ना पेट आउट होने का तरीका हो चुका है कि भाई कुछ नहीं समझ में आता है, एक नॉर्मल सी चौथे पांचवें स्टंप की बॉल है, उसको मतलब आधे मन के साथ बस बल्ला लगा दो और वो निकलेगी और हल्का सा की विकेट कीपर कैच ले लेगा। तो ये जब आप बार बार निराश करते हैं तो इसीलिए उनके जगह पे भी सर्व सवाल उठता है, क्योंकि अब दिक्कत तो ये भी है कि अगले टेस्ट मैच में शुभमन गिल फिट हो जाएंगे, और शुभमन गिल अगर फिट हो जाते हैं तो वो कमबैक करेंगे सर, नो डाउट। वन डाउन का जो बल्लेबाज विराट कोहली जिनको ऊपर भेजा गया था, वो वहां पे अब नहीं खेलेंगे, अपने नंबर 4 पे ही खेलेंगे, और जब वो टीम में आएंगे तो एक खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा, प्रॉब्ली बल्लेबाज। और सरफराज खान जिन्होंने 150 रन बना दिए हैं सर, क्या इसके बाद आप एज अ कोच, आप एज अ कैप्टन सरफराज को कभी टीम में से बाहर करते केएल राहुल के लिए? बिल्कुल नहीं करते। और फिर नियम वही है, सब पर लागू होना चाहिए। आप जब आपको चोट लगी और चोट से आप वापस आए तो आपको वो वरीयता दी गई, क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि भाई खिलाड़ी अगर अनफिट होकर बाहर जा रहा है तो हम उसको प्राथमिकता देंगे जब वापस आएगा। अब अगर आप रन्स नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे जिस खिलाड़ी का आपने जिक्र किया, हमने उनके भी डेटा बनाए हैं, जरा दिखाते हैं आपको कि सरफराज खान ने क्यों रोहित शर्मा की दिक्कत बढ़ाई है, जो बात अभी कह भी रहे थे आयुष। दिक्कत इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि प्लेइंग 11 से अब उनको बाहर बिठाना मुश्किल है। अब आप कोई भी थ्योरी हो टीम की, आप पर सवाल उठ जाएंगे कि भाई 150 रन बनाने के बाद, और वो भी जिन परिस्थितियों में 150 रन वो बने हैं, ये मत भूलिएगा कि वहां पर अगर इस टेस्ट मैच में, यानी अगर बेंगलुरु में पहली पारी में 46 रन बनाकर ऑल आउट होने के बाद भी वो हो हल्ला नहीं हो रहा है, या वो नाराजगी नहीं दिख रही है, या वो शिकायत नहीं हो रही है, वो उंगलियां नहीं उठ रही हैं, तो उसके सबसे बड़े स्टार कौन है? सरफराज है। अगर सरफराज दूसरी पारी में वो 150 रन नहीं बनाते तो भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में जो हार हासिल करती उसको हम शर्मनाक हार कहते, बड़ा हार कहते। और इसलिए सरफराज ने, और सरफराज ये जो 195 गेंद पर 150 रन की उनकी पारी थी, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह कि 4 टेस्ट मैच अभी तक खेले, 1 शतक लगा चुके हैं, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, और जो एवरेज है औसत वो 58.33 की है। मतलब सरफराज खान का केएल राहुल से फिलहाल सैंपल साइज अलग अलग है, एक तरफ 4 टेस्ट मैच है, दूसरी तरफ शायद 54 टेस्ट मैच है, 50 से ज्यादा खेल चुके हैं केएल राहुल, 10 गुना टेस्ट मैच है केएल राहुल के। लेकिन आप अभी आज की तारीख में अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक जो है वो लगभग 60 की औसत पर बैठा हुआ है, और दूसरा लगभग 33 की औसत पर है करियर एवरेज अगर आप देखेंगे तो कहीं से कोई तुलना नहीं है। और इसीलिए शायद अब वो समय आ गया है जब रोहित शर्मा को सरफराज को वरीयता देनी होगी, क्योंकि अब आप अगर उनको डिसअपॉइंट करते हैं तो फिर यहां से ये होता है, सवाल भी उठेंगे, और फिर शायद आपकी टीम के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो केएल राहुल अभी कर रहे हैं, आप केएल राहुल से बात करें, आप उनको समझाएं, शुभमन गिल आएंगे ही आएंगे, तो शायद जो तराजू में जो पलड़ा आज की तारीख में देखा जाए वो सरफराज खान का भारी है। और सर मुझे लगता है कि जिस पोजीशन पे केएल राहुल खेलते हैं, सरफराज का अगर एक डाउन नीचे भी आप कर देंगे ना तो उनको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। आप ऋषभ पंत को उसी पोजीशन पे बुलाइए जिस पोजीशन पे वो बल्लेबाजी करते हैं, 3 डाउन, नंबर 5 पे इनफैक्ट, और नंबर 6 पे अगर सरफराज आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है सर। उनका प्लेइंग स्टाइल ही ऐसा है कि वो बल्कि केएल राहुल से ज्यादा अटैक कर सकते हैं उस पोजीशन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी खिलाड़ी उस पोजीशन पे आएगा आपको लोअर मिडिल ऑर्डर यानी कि आपको जडेजा अश्विन के साथ बल्लेबाजी करनी है, और उसके बाद हो सकता है सिराज और बुमराह जैसे खिलाड़ियों के साथ भी बल्लेबाजी करनी पड़े, यानी कि आपको शॉट्स लगाने पड़ेंगे। आप बहुत ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करने के पीछे नहीं जा सकते कि आपको सामने वाले बल्लेबाज पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। वहां पे आप मैन इन चार्ज होते हैं, आप उस तरीके के बल्लेबाज होते हैं, मेन बल्लेबाज, और वहां पे मुझे लगता है सरफराज का गेम नंबर 5 हो या नंबर 6 वो बहुत एप्ट है उस सिचुएशन के लिए। और सर इंडियन कंडीशन में तो स्पेशली जितना उनको सैंपल साइज दिया गया सर, कंसिस्टेंसी, मैं कहता हूं सारी चीजें एक तरफ, 195 गेंदों में शायद अगर
अगर केएल राहुल खेल रहे होते तो 100 रन के आसपास बनाए होते, जो मैं समझ पा रहा हूं जिस तरीके की स्ट्राइक रेट उनकी है। यहां इस खिलाड़ी ने 50 एक्स्ट्रा रन आपको लगभग बना दिए, 195 गेंदों में 150 रन, उस पर भी नहीं जाते हैं। आप कंसिस्टेंसी देखिए, अगर कोई इस मैच के पहले 70 का एवरेज था, 69 पॉइंट समथिंग, 58.33, 4 टेस्ट मैचों में अगर 450 प्लस स्कोर है जिसमें एक सेंचुरी है, और वो भी नॉट नॉर्मल 100, उन्होंने आदत बना रखी है। सर अगर इसको इंक्लूड करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 सेंचुरीज हैं, 11 सेंचुरी 150 प्लस की है, मतलब ही हैज अ हैबिट ऑफ मेकिंग डैडी 100 जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, रोहित शर्मा वाली एग्जैक्टली। एक बार शतक बन गया तो फिर 130, 40, 50 दोहरा तक भी जा सकते हैं वो, और वो काम उन्होंने डोमेस्टिक में भी किया है। और लिटरली सर सरफराज खान इज अ प्राइम एग्जांपल कि अगर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं आती, आप इतनी मेहनत करो, दरवाजे जो है अपॉर्चुनिटी वाला उसको नॉक मत करो, तोड़ के आगे बढ़ जाओ, और वो काम सरफराज ने कहीं ना कहीं करके दिखाया है इंडियन क्रिकेट में। और इतना कुछ करने के बाद, इंटरनेशनल लेवल पे भी इतना कुछ साबित करने के बाद, जो भी 4 मैच मिले हैं अब तक, उसमें इतना कुछ करने के बाद भी अगर ये खिलाड़ी ड्रॉप हो जाता है, सर मुझे लगता है टीम, प्लेयर, मैनेजमेंट, इनसे सवाल तो बाद में उठेंगे। मेरे जैसा इंडियन क्रिकेट फैन सर ना, क्रिकेट से थोड़ा सा भरोसा ही उठ जाएगा, इंडियन क्रिकेट टीम से थोड़ा भरोसा उठ जाएगा अगर इस तरीके का काम सरफराज के साथ हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। 150 रन बचा के, और अगर नो डाउट सर इस टेस्ट मैच में वापस आते हैं, 150 रन की पारी अगर उनकी नहीं आई होती तो शायद 5वें दिन तक तो टेस्ट मैच पहुंचता भी नहीं। हम पारी, और भाई आप जो करें शर्मनाक, आप पारी की हार से हार जाते, चौथे दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाता, और एक पारी और 10 रन, 20 रन, 5 रन, 1 रन भी होता है, एक पारी और 1 रन भी, एक पारी और 1 रन, जब एक पारी जुड़ जाती है तो वो हार शर्मनाक ही होती है, फिर चाहे टीम कोई भी हो। और भारत अपने घर में एक पारी से हार जाए, शायद इतनी बुरी हार से बचाने वाले सरफराज ही थे जिस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेम शुरू किया। तो मैं तो ऑन एनी गिवन डे सर फिलहाल, और आप हमेशा सर वही है कि सेलिब्रिटी वाली स्टेटस से बाहर आना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट जीतना है तो रोहित शर्मा जिस एटीट्यूड के साथ है कि यही गार्डन वाले लड़के, गार्डन में घूमने वाले लड़के आपको टेस्ट मैच जिताएंगे। इंग्लैंड दौरे पे लगातार जिताया, इतने सारे डेब्यू हुए, यहां पे भी जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, करंट फॉर्म जिनका बेहतर है, मुझे लगता है उनको मौका देना चाहिए, और केएल राहुल को एक आधा टेस्ट मैच बिल्कुल बैठाना चाहिए। और साथ ही साथ आप अगर पारी से हारते तो आप न्यूजीलैंड की टीम को ये कॉन्फिडेंस दे देते कि यहां पर वो आपको हरा के जा सकते हैं, सीरीज भी जीत सकते हैं। हाँ, अब क्या है, अब न्यूजीलैंड को समझ में आ गया कि वो एक बार 46 पर हमने जो ऑल आउट किया ना, वो एक चुक्का था। बिल्कुल, भारतीय टीम 46 पे ऑल आउट होने वाली टीम है नहीं। ये न्यूजीलैंड के पास मैसेज बहुत क्लैरिटी से गया है, वरना शायद इसका उल्टा जाता कि अगर हम इनको पोक करेंगे, अगर इनको बैकफुट पे ढकेलेंगे तो ये जाएंगे। चलिए, सरफराज और केएल राहुल को लेकर कप्तान रोहित शर्मा से जब पूछा गया, 2 स्टेटमेंट है उनकी, दोनों बैक टू बैक दिखा देते हैं आपको, और फिर समझ में आ जाएगा कि क्या माइंडसेट है। मैं वो शख्स नहीं जो मैच के बाद ज्यादा बात करता हूं, इन खिलाड़ियों को पता है कि ये कहां खड़े हैं, हर किसी को टीम के बारे में पता है, मैं किसी को लेकर भी कुछ अलग बात नहीं करूंगा, जिसे भी टीम के अंदर मौका मिलेगा उसे खुद को साबित करना होगा। ये काफी अच्छा है कि कई खिलाड़ी अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये दुख की बात थी कि गिल इस मैच में नहीं खेले थे। ऐसे में सरफराज को मौका मिला और उन्होंने कमाल दिखा दिया। अब दुख की बात है, गिल नहीं खेले थे तो जाहिर सी बात है अगले मैच में खेलेंगे, तभी तो दुख दूर होगा। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा बयान दिखा दीजिए। दूसरा बयान कहता है, जब भी आप पहला टेस्ट मैच खेलते हैं तो आप हारना नहीं चाहते हो, आप कैजुअल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, आप जीतना चाहते हो। हम इंग्लैंड के खिलाफ काफी करीब थे, यहां भी हमने न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी। मैं इस टेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि पहले 3 घंटे से आप किसी टीम को नहीं पहचान सकते हैं। हमें टेस्ट में वापसी करने का रास्ता निकालना होगा। मुझे हर किसी पर गर्व है। अब हमारी नजर पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच पर है। अब वो जो दर्द है, वो दर्द तो दूर हो जाएगा गिल के वापस आने से। उन्होंने साफ कह दिया कि भैया जगह मिली है टीम में तो मैं बार बार आके आपको बताऊंगा नहीं कि आपको क्या करना है। मेरा काम ये नहीं है कि रोज रोज आके बताऊं कि भैया ये करना है आपको पता है, परफॉर्म करिए, और वरना फिर आप मायूस होकर बाहर बैठेंगे। शायद बहुत हद तक एक इंडिकेशन दे दिया है उन्होंने, बहुत एक छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल। और सर एक और लाइन उन्होंने बोली उसमें कि भाई बहुत अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे लड़के वहां पे इंतजार कर रहे हैं। और जब इंतजार कर रहे हैं तो भैया आपकी जगह बड़ी मतलब इनडायरेक्ट वे में ये कहने की बात थी कि भाई आपकी जगह फिक्स नहीं है। अगर आपको कोई रोल दिया गया है, प्लेइंग 11 में जगह दी गई है, इट्स योर जॉब टू परफॉर्म। ये आपका कर्तव्य है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ज्यादा मैं बार बार पोक करने नहीं आऊंगा, मैं मम्मी नहीं बनूंगा कि बेटा 5 बज गए उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अगर आप नहीं उठते हो, आपका स्कूल छूटेगा, आप जानो फिर उसके बाद कि होमवर्क नहीं हुआ या पढ़ाई मिस हो गई, क्लासेस मिस हो गई, दैट इज योर थिंग। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये काम बड़े इनडायरेक्ट वे में, और लगभग सबको ही बोल दिया है कि फिर चाहे आपका नाम विराट कोहली क्यों ना हो, फिर चाहे आप केएल राहुल क्यों ना हो, और आप दुनिया के सबसे क्लासिक बल्लेबाजों में से क्यों ना हो, अगर आप
आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो बहुत सारे लड़के हमारे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं और उसके प्राइम एग्जांपल हैं आकाशदीप हैं, सरफराज हैं, कितने एग्जांपल हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बेहतर किया है। और वाशिंगटन सुंदर को भी इंक्लूड इसीलिए किया गया सर अब कि उन्होंने रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर और बहुत कम शब्दों में कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती, आपको बाहर बिठा दिया जाएगा बिना कुछ कहे, क्योंकि आपको सब पता है पहले से कि आपका क्या काम है, आपको क्या रोल दिया गया है और जो प्रदर्शन करेगा वो इस मुकाबले में खेलता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सर बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि जिसने प्रदर्शन नहीं किया हम सीरीज गंवाने का रिस्क नहीं ले सकते, हम इमीडिएट एक्शन लेंगे और अगले टेस्ट मैच में ही उस चीज को अप्लाई भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, और यही तरीका भी है रोहित शर्मा की कप्तानी का कि वो जबरदस्ती बाल की खाल नहीं निकालते बल्कि सीधे सीधे अपनी बात रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यही ताकत भी है उनकी कप्तानी की। चलिए, केएल राहुल के लिए थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि जो बात आयुष हमेशा कहते हैं कि उन्होंने उन देशों में जाके रन बनाए हैं जहां पे रन बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अभी रन नहीं बन रहे हैं अगर तो उन्हें एक खिलाड़ी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए और वो शायद रोहित शर्मा रुकने देंगे भी नहीं। रहेगी हमारी सीरीज के बाकी मैचेस पर नजर, जो तैयारी करेगी भारतीय टीम अगले टेस्ट मैच को लेकर वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन गुजारिश वही है हमारी एक कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।